गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर बात करूंगा। हालांकि ये बात सुनते सुनते और भारतीय नागरिकों के कान लगभग पक चुके हैं और ज़्यादा वो पसंद भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर बताऊंगा बच्चों को नॉलेज की दृष्टि से, और एक बात जागरूक नागरिक को साझा करूंगा कि जब तक कानून बनाने का, लोकपाल बिल लाने का, लोकायुक्त नियुक्त करने का, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक झूठ पकड़ने की मशीन। आज ही मैं सरकार और सीबीआई को आमंत्रित करता हूं और सभी वकील लोग को, जजेस को, भारत में भ्रष्ट और चोर लोगों की मंडी है बहुत बड़ी। भारत माता का कई लाख करोड़, भारत के रक्षा बजट, फलाना बजट, दिखड़ा बजट, जितने बजट चाहिए, अमेरिकन इकोनॉमी से भी बड़ा भ्रष्ट लोगों ने खा रखा। अगर एक मशीन ला दो झूठ पकड़ने की, आपको जूत मार मार के बताते जाएंगे इस चोर ने इतना खा रखा, अपने आप बोलेगा उस मशीन के अंदर कि मैंने इतना खा रखा है। फिर भी अगर छोटी सी कोई बात, एक तो मैंने मांग की है कि झूठ पकड़ने की मशीन आई, लोकपाल महोदयों का सम्मान, क्योंकि ये कहा जाता है जुडिशियल पर्सन हो। हमारी माननीय संसद ने लोकपाल बिल अधिनियम जो है वो 2013 पास कर दिया और जनवरी 14 से वो प्रभावी है, और 16 में उसमें कुछ संशोधन भी कर दिए गए। और उड़ीसा राज्य ने इस मामले में काफ़ी प्रगति की। हालांकि सबसे पहले महाराष्ट्र स्थापित करने वाला था लोकपाल लोकायुक्त यहाँ अपनी नियुक्ति 1971 में, और नाम बिहार का भी अग्रणी राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने में। और उड़ीसा ने इस मामले में सबसे प्रभावी कदम उठा के दिखाया है। अगर कितनी वहाँ सफलता मिलती है वो बात मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके मिनिस्ट्रीज को, उनके मंत्रियों को भी लोकायुक्त के जांच के दायरे में रखा है। ये काफ़ी समय से अन्न आंदोलन, दूसरी बार लोग लोकपाल भी लोकायुक्त के जो ये अधिनियम के बारे में सुन रहे थे, वो बिल्कुल संसद से पास हो चुका है। और केंद्रीय स्तर पर किस किस को लिया गया वो अलग बातें हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अभी शायद उसमें नहीं लिया गया है। पर आज मेरा मुख्य, हमारे यहाँ सीबीआई की स्थापना, एक पुलिस संगठन जो भ्रष्टाचार निरोध का कार्य करती है, सालाना कम से कम, मैं सीबीआई के निदेशक से जोगिंदर सिंह था, जब से हम ये चर्चा कर भी रहे थे बहुत पुराने टाइम से कि भाई सालाना कम से कम एक, या अब देश को आज़ाद हुए जो 74 वर्ष हो जाएंगे अभी 2021 में, जो 15 अगस्त मनाएंगे 75वां स्वतंत्रता दिवस, भैया कम से कम ये तो बता दो कितने लोगों को भ्रष्टाचार के अपराध में दंड मिला है और कितनी राशि जन खाते में भ्रष्टाचारियों से वसूली गई है। अखबारों सुनते रहते हैं लोग, अखबार समाचार लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया कि उस पर सीबीआई ने शिकंजा कसा, ये कसा, वो कसा। भाई बिल्कुल कसा होगा। आपके कानून को नमन, आपको नमन, आपकी कार्यप्रणाली नमन। प्लीज़ एक बात ज़रूर भारतीय जनता को बता दी जाए, मैंने पहले कहा था सिर्फ चर्चा कारगर नहीं होगी, अब आपको खोद कर रास्ता बनाना पड़ेगा, सुरंग बनानी पड़ेगी प्रकाश में पहुँचने के लिए। चर्चाएँ सुनोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे कि लेना एक नहीं देना दोनों, बिना काम पता नहीं चर्चाएँ कितने दिनों को सुनते हुए कि वो घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, दिखड़ा घोटाला, रक्षा खरीद घोटाला, पाठ्य पुस्तक मंडल घोटाले सुनती रहती भारतीय जनता। और सरकारी खरीद भारत की ज़बरदस्त भ्रष्टाचार से घिरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसकी जांच मशीन पकड़ने वाली जिस दिन आ गई, आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए आदमियों की भीड़ लग जाएगी। खुद दौड़ दौड़ के बताएंगे मैं भी चोर हूँ, जैसे लिखते हैं ना, मैं भी चोर हूँ, खुद लिखेंगे। परंतु जो झूठ पकड़ने वाली मशीन आएगी, दूर से कहेंगे हाँ मशीन मत लगाओ, मैं भी चोर हूँ। बहुत बड़ी संख्या है सरकारी खरीद भारत की जो बड़े पैमाने पर धांधलियों शिकार है। परंतु वो, ये मेरा दावा तभी मान्य किया जाए तब झूठ पकड़ने वाली मशीन को प्रभावी कर दिया जाए। बिल्कुल उस चीज़ का मेरा दावा उस दिन से बिल्कुल एफिडेविट के रूप में ले सकते हैं कि मैं आपको अमेरिकन इकोनॉमी के बराबर भ्रष्टाचार निकाल के दे दूंगा कि ये भ्रष्ट लोग, इनके पास जितनी, कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी 22 लाख करोड़ डॉलर, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका ही बताई जाती है। आज मैं भारत की जनता को इसलिए चेताने के लिए आऊँ, गरीबी नहीं है, बहुत धनाढ़ देश है। बात यह है कि वो धन जो दबा हुआ है वो लोकपाल महोदय क्या करेंगे जब तक प्रमाण नहीं आएंगे। लोग खरीद कहाँ करते हैं,
लेन देन कहाँ करते हैं, अनेक तरह के हथियार अपना रखें कि प्रमाण ही नहीं छोड़ते। अदालतें क्या करें, क्या वकील करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है झूठ पकड़ने की मशीन आई, और सीबीआई सालाना अपना श्वेत पत्र जरूर जारी करे कि इस साल हमने इतनी राशि जन खाते में भ्रष्टाचारियों से बरामद करके जमा कराई है, और इतने भ्रष्टाचारियों को जो इनके नाम ये हैं, इनको इस अपराध में ये दंड दिया गया है। बिल्कुल माननीय सांसदों से, विधायकों से, जागरूक नागरिकों से मैं कहता हूँ जरूर पूछें कि श्वेत पत्र जारी करें। सिर्फ चाहिए शब्द हटाना पड़ेगा भारत में। अब होगा कि ऐसा करो, और जनता मैंने कहा था लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजा है। कहते शक्ति जनता में निहित है, सरकार में नहीं। सरकार तो उसके दौरान उसका प्रतिनिधि है, जनता प्रतिनिधित्व कर रही है। जनता आगे से ये शब्द ना सुने कि ऐसा करना चाहिए, जनता ये सुने कि इस साल कितना किया गया है, कितने भ्रष्टाचारियों को सजा दी गई है, भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण नहीं लच्छेदार, कितने लोगों से कितना धन वसूला गया है। आम नागरिक कोई जानकारी इन लोगों से जुटानी होगी, और लोकपाल और लोकायुक्तों की जो नियुक्ति का क्रम है वो अच्छी बात है, जारी रहे। लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। और मैंने बताया महाराष्ट्र प्रथम राज्य है जिसने लोकायुक्त की सबसे पहले स्थापना की, और बिहार ने 1973 में, महाराष्ट्र 1971 में, राजस्थान ने भी 1973 में, और अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में राज्य आ गए हैं, लगभग अधिकांश इसके तहत कवर हो गए हैं। भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति का प्रतिवेदन 1964 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से ली गई। ओम्बुड्समैन जो बोलते हैं, लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है, ओम्बुड्समैन ये शब्द जो है उसको भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं, और स्वीडन से लिया गया है। वो वहाँ की जो प्रशासक हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए थे। दोनों ने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना करो। सबसे पहले 1966 में बना था मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। देसाई साहब ने भी ये कहा था भाई जल्दी इसकी स्थापना कीजिए। बाद में 1905 में बना, 2005 में श्री जो वीरप्पन मोइली जो थे, मोइली के नेतृत्व में उन्होंने भी कहा कि लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। और सबसे पहले जो सुझाव दिया था 1963 राजस्थान प्रशासन सुधार समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र माथुर ने लोकपाल स्थापना का सुझाव दिया था। सबसे पहले देसाई साहब से पहले जो वहाँ प्रशासन सुधार समिति आई थी उसके अध्यक्ष हरीश चंद्र माथुर थे, उन्होंने लोकपाल की स्थापना सुझाव दिया था। अब सिर्फ पुस्तकों से पढ़ने में मैं जीके की दृष्टि से बच्चों को बता रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ। सुधार कितना हुआ वो फीडबैक जनता देगी। किसी व्यक्ति के भाषण देने से, पुस्तकों में प्रकाशित करने से ज़्यादा काम नहीं चल। जनता ये देखना चाहती है स्वयं कि उसको नज़र आए कि चोरी के मार्फत, भ्रष्टाचार के मार्फत जो धन जा रहा था वो धन रुका है और उसका लाभ हम तक पहुंचा है। यहाँ तरह तरह के ट्रस्ट बना दिए जाते हैं, टैक्सों से बचने के लिए अनेक प्रकार के रास्ते निकाल रखे हैं। और दिन एक जयपुर में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो लेखा शाखा जानकार हैं 4 गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने अपनी फर्जी फर्में बनाकर इस प्रकार से लोगों को टैक्स का चूना लगा रहे थे सरकार को। तो बड़े पैमाने पर मैं आह्वान करता हूँ सरकारों से, अधिकारियों से, जनता से विशेष रूप से। शक्तिशाली लोग ज़्यादा इस चर्चा को करेंगे ज़रूर, उनके पास शक्ति और बड़ी संख्या में लोग इसमें संलिप्त भी हैं, तो वो ज़्यादा इसको बल नहीं देंगे। चर्चा ज़रूर कर लेंगे, परंतु मैंने पहले कहा सीबीआई ये बताई इस साल, पिछले साल कितने लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा दिलवाएगी और कितनी राशि जन खाते में डाली गई। और मैं पहले बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार को भारत से मिटाने के लिए मैं सभी साथियों को साथ लेकर, पूरी जनता को साथ लेकर गया हूँ। भ्रष्टाचार मिटाने का अन्य कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, झूठ पकड़ने की मशीन दे दो, हम वो बुलवा देंगे। और जगह जो है कोर्ट से पुलिस मांग लेती है रिमांड और अपराधी से बुलवा लिया जाता है, इस तरह प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार के मामले में जनता तक फीडबैक अच्छा जाए, जनता हंसे इस बात को सुनकर कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, या रोक लगी है, या उनको इस तरह किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अदालतें भी अपनी जो कार्रवाई वो थोड़ी सी त्वरित करें। उनसे विशेष अनुरोध है, प्रधानमंत्री मोदी भी अनुरोध किया था, कई बार जजेज भी कह रहे हैं कि ज़्यादा डिले, बड़ी संख्या में देखने तक कई बार अपराधी मर ही चुके होते हैं उस टाइम तक, जो नामजद जो हैं लोग, यानी विचाराधीन
अपराधी कहा जाए, या उनको जैसे विचाराधीन कैदी बोलते हैं ना एक प्रकार से, तो उन पर सिर्फ अपराध चलाया जाता है, वो सिद्ध होने के बाद उनको अपराधी कहेंगे, अभियुक्त कहा जा सकता है कि वो इसमें जो है उस अभियोजन में उनको शामिल किया गया है। तो अभियुक्त मर चुके होते हैं, अपराधी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे भारत में एक व्यवस्था है कानूनी कि जब तक वो अदालत में सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो अपराध में उनकी सुनवाई जरूर है, परंतु अपराधी वो अदालत द्वारा सिद्ध करने पर ही माने जाएंगे, पहले नहीं माने जा सकते। तो इस तरह के मामलों में लोकायुक्त की स्थापना की बात हो, आज सबसे बड़ी मैं बात यही कहूँगा कि झूठ पकड़ने की मशीन आई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भारतीय जनता से प्रार्थना करता हूँ कि झूठ पकड़ने की मशीन आने के बाद में ये रास्ता निकलेगा। जब तक झूठ पकड़ने की मशीन नहीं आएगी, इन लोगों के पास पहली बात तो स्वयं के पास शक्ति है, एक नई व्यवस्था और कर रखी है इन्होंने, जो शक्ति के पद हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और दूसरी जो मजिस्ट्रेट बॉडी जो शुरू होते हैं, कहते हैं बाई नेम उन पर मुकदमा तब चलाया जा सकता है जब राज्य सरकार अनुमति दे, उससे पहले उसको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। तो बहुत सी बातें हैं। तो मैं भारत सरकार से, CBI से कहता हूँ, झूठ पकड़ने लाई टेस्ट बढ़ाए जाएँ। लाई टेस्ट के बाद में हम आपको बड़ी संख्या में अभियुक्त दे देंगे और वो उनके पास धन भी दबा हुआ है, परंतु लाई टेस्ट पर बात आएगी तब हम ये दावा करेंगे। इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं वकील साहिबान से भी अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ी सी आगे आएँ। बहुत कार्य पड़ा हुआ है, यदि वो इस सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं को है, यदि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था में अगर भागीदार नहीं बनेंगे। ये एक पाइपलाइन सिस्टम बना हुआ है, बाहर रहते लोग कहने लगे सभी अच्छी बात करते हैं, पर अंदर आने के बाद में कार्यशैली भी तो अच्छी दिखाई देनी चाहिए। पार्टियों को फंड दिया जाता है चुनाव के अंदर बड़ी मात्रा में, ये कम से कम प्रचार। मैं एक आज ये बात साझा करूँगा भारतीय लोकतंत्र के नीति नियताओं से, सभी राजनीतिक दलों से, प्लीज़ आप राजनीतिक रैलियाँ ना करें, आपको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मीडिया के माध्यम से, आज बड़ा विकसित सूचना तंत्र है, आप मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू हों। और ये जो चंदा लेना है राजनीतिक दलों से, ये तो स्वयं सिद्ध, ये कोई चोरी नहीं है, सरेआम दिखाया जा रहा है, अधिकृत है कानूनी रूप से। और बड़ी मात्रा में फंडिंग जो पार्टियों कर रहे हैं, फिर वो लोग क्या है शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये बात सच्चाई है कि जो इस तरह जो धन देते हैं वो उन सरकारों का चेहरा भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहते व्यापारी, जो भ्रष्ट व्यापारी आम व्यापारी तो अपना टैक्स देता, कमाता, बड़े ईमानदारों की फौज पर मुट्ठी भर ऐसे व्यापारी हैं जो एक नहीं अनेक राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं। ये भी नहीं उनकी किसी विशेष राजनीतिक दल से आस्था जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे नेता जोर जोर चिल्ला रहे हैं। आज कोई नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है मैं चंदा नहीं ले रहा हूँ, और चंदा ले रहा हूँ तो फिर उसको क्या लाभ दे रहा हूँ। फिर उसका एक बहुत बड़ा तंत्र है, किन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। प्रावधान जरूर है, परंतु उनमें वही लोग जाएंगे, उसी के मार्फत जाएंगे, फिर वो अपने अपराधियों को मुक्त करेंगे, उनको सजा। मतलब एक व्यवस्था है। सबसे पहले भ्रष्ट लोगों को दूर किया जाए और मजबूत लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, राजनीतिक दलों का गठन करने के लिए, कि वो एक तो इस तरह का चंदा कलेक्शन का अभियान बंद कर दें प्लीज़। इससे कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है, अगर है तो सामने आके जनता बताए। भारत में विशेष अनुरोध है कि वो चंदा लेना बंद करें। चंदा लेने से वो सरकार बनने के बाद उनको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाते रहे, उसी का नाम भ्रष्टाचार है, सच्चाई है। दूसरा, जो उनकी जो मशीनरी जो अधिकारी हैं वो सरकारी खरीद कहाँ से पकड़ोगे आप? सरकारी खरीद यदि आज भी हमारे रक्षा सौदों की भी अगर पुरानी से जांच कर ली जाए तो बड़ी शर्मनाक बात है। आज नहीं, ये तुलना कर ली जाए कि क्योंकि सारी करेंसी डॉलर में चलती है, हमको हथियार है, आप 16 लाएँ चाहे और नहीं लाएँ, जो भी राफेल जो भी लाएँ, उनकी ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए कि जो दूसरे देश ले गए हैं वो हमसे सस्ता महंगा ले गए। कम से कम ऐसी प्रत्यक्ष प्रमाण तो उपलब्ध नहीं हो दूसरा देश कम में ले जा रहा है और हम डबल दे क्या रहे हैं। जनता धन है। कोई भी सरकार 1947 के बाद में जो भी अंतरिम सरकार, निर्वाचित सरकारें जो भी, तो भ्रष्टाचार पर सिर्फ कार्रवाई, सिर्फ बातें ना हो, बात तो बंद ही हो जानी चाहिए। जितनी भ्रष्टाचार पर चाहे लोकपाल, लोकायुक्त मोदी, माननीय जुडिशरी के लोग, इनको दर्जा है, मैं इनको माननीय कहूँगा बार बार, कि हर साल वो अपनी रिपोर्ट उनका कार्यालय जरूर जारी करे, आयोग, मानने आयोग कि भाई ये इतने भ्रष्टाचारियों को सजा दी गई है और इतने धनराशि जब्त की गई है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा निश्चित रूप से। शक्तिशाली लोगों को मैं कह रहा हूँ कि यदि वो बहुत बड़ी भूमिका में खड़े हैं, रोल मॉडल की भूमिका में खड़े हैं, अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव करके दिखाएंगे, जो अभी मैं 2-4 प्रश्न और साझा करूँ। लोकायुक्त का कार्यकाल
5 वर्ष से 3 वर्ष निर्धारित है। और संथानम जो समिति थी उसके प्रतिवेदन जो 1964 में, उसके प्रतिवेदन पर भ्रष्टाचार निरोध की कार्रवाई की गई। उसने भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति ने 1964 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और भारतीय लोकपाल की अवधारणा स्वीडन से ली गई है। स्वीडन में लोकपालों को ओम्बुड्समैन कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग 1956 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा की गई थी। LM सिंघवी द्वारा 1956 में इसकी मांग की गई थी। और 1970 भारत में लोकायुक्त की स्थापना को लेकर थोड़ा सा मतभेद है, बात मैं आपको कल बताऊंगा कि स्थापना शायद पहले उड़ीसा ने कर ली 1970 में, और ये महाराष्ट्र 1971 में स्थापना की। बिल हो सकता है इसकी विधानसभा ने पहले पास कर दिया हो, परंतु उड़ीसा माना जाता है प्रथम स्थापना करने वाला। महाराष्ट्र इसको लेकर महाराष्ट्र 1971 है। भ्रष्टाचार निवारक पर संथानम समिति के सुझाव में क्या क्या शामिल था? भारतीय दंड संहिता में संशोधन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, विजिलेंस कमीशन और भारतीय सुरक्षा विधेयक में संशोधन। कोइडन ने कहा है प्रशासनिक सुधार प्रतिरोधों के खिलाफ प्रशासनिक रूपांतरण हेतु किया गया प्रयास है। प्रशासनिक सुधार प्रतिरोधों के खिलाफ प्रशासनिक रूपांतरण हेतु किया गया प्रयास है, ये कोइडन ने इसको परिभाषित किया है। और छागला समिति जो है वो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व समिति संबंधित थी। 1964 में भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना संथानम समिति के सुझाव पर की थी। भारत में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु जो प्रयास किए गए 1941 में स्थापित विशेष पुलिस संगठन CBI, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और 1963 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने विशेष पुलिस संगठन जो 1941 में बनाया गया था। और CBI की स्थापना की गई है 1963 के संथानम की अध्यक्षता में बने भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु कुल 137 अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी। और सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को एक संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया 23 अगस्त 1998 को। ये भी थोड़ा याद रखने वाली बात है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को संवैधानिक बहुसदस्यीय बनाया गया 23 अगस्त 1998 को। और आफ्टर के शब्द भ्रष्टाचार के आधुनिकीकरण से अलग नहीं किया जाता, भ्रष्टाचार को आधुनिकीकरण से अलग नहीं किया जाता। मॉडर्नाइजेशन ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। ये आफ्टर जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान के वो कर रहे हैं, परंतु ऐसा आधुनिकीकरण और भ्रष्टाचार हम नहीं चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं और भारत के जागरूक नागरिकों, जागरूक अधिकारियों, समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों और समर्पित जनप्रतिनिधियों से मैं इस बात के लिए आह्वान भी करता हूँ और उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि कहते हैं सिर्फ डार्क फेस नहीं, ब्राइट फेस भी देखना चाहिए। हरियाली आज इसलिए दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में पेड़ लगाने वाले भी हैं और पेड़ काटने वाले भी हैं। व्यवस्था को जिंदा रखने में बहुत से लोगों का हाथ है। कुछ आशा लोगों की बनी हुई है, अंदर आत्मा जीवित है कि और आशा है हमें कि भारत एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त होगा और जल्दी से इसमें घटाव आएगा। और मैं विशेष रूप से अनुरोध CBI से करूँगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, प्लीज़ हर साल जब हमें मौका मिलेगा किसी भी माध्यम से, ईश्वर जब हमें इस तरह मौका देगा, तो मैं आज आश्वस्त करता हूँ से भारतीय जनता को कि हम आपको सालाना प्रयास कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग जो दूसरे सक्रिय हैं इस मामले में, कि CBI से हम बार बार ये ज़रूर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज़ करेंगे और वक्त आने पर निर्देश भी देंगे कि आप जल्दी से जल्दी भारतीय जनता को बताएं अपनी जो काम किया है आपने। फीडबैक, आपका फीडबैक है कितने लोगों को सज़ा दिलाई गई इस बार और कितना धन उनसे जन खाते में डाला गया है। आज भारत का जन खाता बड़ा चर्चा विषय है। आय कहाँ से, आय खर्च कहाँ से। अब ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आय कहीं से नहीं आती। सोमनाथ के मंदिर में लुटेरे मोहम्मद गजबनी ने पूछा था पुजारियों से कि धन तुमने कहाँ से उगला, क्या इस देवता ने उगला है, तुमने उगला है? उन्होंने कहा नहीं सर, न इस देवता ने उगला न हमने उगला, ये गरीब मजदूर और किसान उनके पसीने ने उगला है। और आज वही बात है, जन खाते में तो कहीं से पैसा नहीं आता। जन खाते में पैसा इसी कमेरी जनता के टैक्स से जो पैसा जाता है, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं
उसी का नाम जन खाता है। फिर उसको खर्च करने का जो है संग्रहण के बाद में जो निर्वाचित सरकारें हैं राज्य और केंद्र की, वो अपने हिसाब से फिर उसको किस ढंग से तय करती है। वो आज के दिन एक जागरूक नागरिकों का करते हुए भी वो देख लें कि आमद कहाँ से और व्यय कहाँ से हो रहा है। जिस मद में खर्च किया जा रहा है उसका अगर लाभ नहीं मिल रहा तो हमें फीडबैक सरकार को भेजना चाहिए कि वो इस तरह से बदल दिया जाए। आजकल कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का चलन जैसे कई सरकारें बढ़ा रही हैं अपने कर्मचारियों को, आम जनता को, तो उनको ये कह दिया जाए भाई जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कैशलेस बढ़ा रहे हो तो सरकारी जो खर्चा वो कम कर दिया जाए सरकारी संस्थानों में, क्योंकि जब इस तरह की सुविधा दे रहे हो तो उसको और प्रमोट कर दिया जाए। किन लोगों को जरूरत है उनको दीजिए। चलो सरकार की नीति की बात आगे चलती रहेगी, परंतु जनता कम से कम आगे आगे जानकार बन जाएगी कि धन आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है, किन किन मदों में जा रहा है। अच्छी बात है। धन्यवाद।